डियर स्टूडेंट्स, 6th सेमेस्टर हिस्ट्री लेसन 5th वीडियो 2nd। पहली वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को देखा था, जिसमें 4 बिंदु हम पढ़ चुके हैं। 5वां बिंदु आज हम पढ़ेंगे। 5वां बिंदु है शक्तिशाली जो राष्ट्र थे उनके जो हित थे, उनके जो स्वार्थ थे, उनमें टकराव हो गया। आपसी हितों में टकराव। क्या टकराव थे? पहला जो संकट था वो था मोरक्को संकट। कोई भी देश अपने हितों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, सभी आपस में उलझ गए और ऐसी घटनाएं घटित होती गई जिससे तनाव बढ़ता गया। और कोई भी घटना पूर्ण रूप से तो उत्तरदायी नहीं थी, लेकिन आंशिक रूप से सब घटनाओं ने मिला जुला रूप जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण फिर बनता है। अफ्रीका के देश मोरक्को में फ्रांस हित रखता था, अपने औपनिवेशिक हित रखता था। उसने 1905 में एक सुधार योजना लागू करने का निर्णय किया। जर्मनी द्वारा इसका जो है विरोध किया जाता है। जर्मनी इसका विरोध करता है। फ्रांस को चुनौती दी। संभवतः वह जताना चाहता था कि संसार की किसी भी समस्या का निर्णय जर्मनी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता, मतलब जर्मनी की भागीदारी हर समस्या में, हर समाधान में जरूरी है। तो ये जो हस्तक्षेप था, इससे राजनीतिक संकट पैदा हो जाता है। कटुता बढ़ जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है दोनों देशों के बीच में, और आखिर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस विषय पर बुलाया जाता है। लेकिन कोई सुधार इन दोनों देशों के संबंधों में नहीं हुआ। तो ये कटुता आगे प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। फिर है अगादिर संकट। अगादिर संकट क्या है? मोरक्को समस्या का ही अगला कदम था। मोरक्को के लोग अपने देश में फ्रांसीसियों का विरोध कर रहे थे। मोरक्को के लोग फ्रांसीसियों का विरोध कर रहे थे। इसका बहाना बनाकर फ्रांस ने मोरक्को के शहर फेज में एक सेना भेजी। फेज में सेना भेज दी फ्रांस ने। जर्मनी द्वारा फिर विरोध होता है। बाद में अगादिर बंदरगाह में जर्मन नागरिकों की रक्षा के बहाने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा जाता है। ये भी भेज देते हैं जर्मनी नागरिकों की सुरक्षा हेतु पैंथर युद्धपोत। युद्धपोत होता है युद्ध लड़ने का जो पोत, मतलब जहाज, समुद्री जहाज। साथ ही जर्मनी ने फ्रांस से संपूर्ण फ्रेंच कांगो क्षेत्र की मांग की। फ्रेंच कांगो क्षेत्र की मांग भी कर ली जाती है। इंग्लैंड भी चिंतित हो जाता है इस सारे घटनाक्रम से। क्योंकि पश्चिमी मोरक्को में जर्मनी का नौसैनिक अड्डा बनने से उसके हितों को खतरा हो गया था। अंततः एक समझौते के माध्यम से युद्ध तो टल गया। कटुता तीव्र हो गई। इंग्लैंड ने तो युद्ध की तैयारी भी आरंभ कर दी थी। इससे फ्रांस और इंग्लैंड की मित्रता गहरी हो गई। इस संकट का लाभ उठाकर इटली ने ट्रिपोली पर आक्रमण कर दिया।
तो फिर इसके बाद आता है आपका बाल्कन युद्ध। उन्नीस सौ 12-13 में बाल्कन क्षेत्र यूरोप में वीना कांग्रेस के समय से ही अशांति का अखाड़ा था। यह क्षेत्र यूरोप की राजनीति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहा था। सर्बिया और बुल्गारिया के बीच आपसी समझौता हो जाने के बाद सर्बिया और बुल्गारिया के बीच समझौता हो जाने के बाद अगस्त 1912 में बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मॉन्टेनिग्रो का बाल्कन संघ बन गया। बाल्कन संघ बन जाता है। कौन कौन से देश से दोबारा देख लेंगे। बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मॉन्टेनिग्रो। बाल्कन संघ के राज्यों और तुर्की के बीच, इस राज्य संघ के बीच और राज्यों के बीच, राज्यों के और आपके तुर्की साम्राज्य, तुर्की के बीच दो युद्ध होते हैं 1912 और 13 में। पहला परिणाम तो यह निकला तुर्की साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। लेकिन अगर लिखित अन्य परिणाम भी और भी कुछ अगर लिखित परिणाम क्या थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनते हैं। दूसरा जो युद्ध हुआ, सेकंड जो युद्ध था तुर्की और बाल्कन राज्यों के बीच में, उससे बुल्गारिया में असंतोष हो जाता है। वृहत बुल्गारिया का सपना चकनाचूर हो गया। रूस, इंग्लैंड व फ्रांस से उसे कोई सहायता नहीं मिली। अंततः वह जर्मनी व ऑस्ट्रिया के गुट में शामिल हो जाता है। सर्बिया को काफी लाभ मिलता है। शक्ति वृद्धि हो जाती है उससे उसकी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच संबंध बिगड़ने लगे। के संबंध बिगड़ने लगे। रूस के साथ भी ऑस्ट्रिया के संघर्ष की संभावना बन गई क्योंकि रूस सर्बिया का समर्थक था। रूस सर्बिया का समर्थक था तो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है और दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त दुश्मन होता है। रूस सर्बिया का समर्थक था। इतिहासकार S.B. फे के मतानुसार इन युद्धों से यूरोपीय राज्यों में शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ गई। S.B. फे के अनुसार इनमें शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ी। त्रिपक्षीय गठबंधन और त्रिपक्षीय सौहार्द शक्तिशाली बन गए, संगठित बन गए और मंच तैयार होता गया युद्ध का। तो ये हमने देखा पांचवा कारण। छठा कारण देखते हैं अभी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव। कोई ऐसी संस्था नहीं थी, कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो यूरोपीय राजनीति पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाम कस सके, बातचीत के द्वारा निपटारा कर सके झगड़ों का, समस्याओं का।
हल कर सके। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं नैतिकता की संहिता तो बन चुकी थी, लेकिन कार्यान्वयन कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसी बात हो चुकी थी। कोई भी तैयार नहीं था। हालांकि 1894 1907 में हेग सम्मेलन हुए। उन सम्मेलनों में कई प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन ये कभी लागू नहीं हो सके, क्योंकि विभिन्न देश अपने स्वार्थ अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार वो जो है इनको मानते थे या उपयोग इनका करते थे। गुप्त संधि प्रणाली के कारण भी उस राज्य की जनता या प्रतिनिधि सभा इस बात से अनभिज्ञ रहती थी कि उसके मंत्री या राजदूत ने किस देश के साथ किस प्रकार का समझौता किया है। गुप्त संधि प्रणाली के कारण भी दिक्कत थी। इटली त्रिगुट का सदस्य था, लेकिन उसके मंत्रियों ने जर्मनी के शत्रु फ्रांस से समझौता कर लिया। इसी तरह से 1909 में गुप्त रूप से रूस के साथ भी समझौता कर लिया। हालांकि वो त्रिगुट का सदस्य था, त्रिगुट में जर्मनी था, तो कैसे उसने जो है फ्रांस से समझौता कर लिया, फ्रांस जबकि दुश्मन था। गुप्त रूप से रूस से भी समझौता कर लेता है। तो ऐसी संधियों को रोकने वाली कोई संस्था नहीं थी, रोकने वाली नहीं थी कोई भी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो तनाव बढ़ता गया, तनाव कम नहीं हुआ। तो ऐसी संस्था के अभाव में इन चीज़ों पर नियंत्रण लगाना कठिन था। बढ़ती हुई सैनिक शक्ति व कूटनीतिक संबंधों के कारण युद्ध होना अनिवार्य हो गया। सातवां बिंदु जो है वह है आपका केसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षा। क्या महत्वाकांक्षा थी? विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश, या तो उसका विश्व के प्रभुत्व हो जाए या फिर सर्वनाश हो जाए। इस बात में वो विश्वास रखता था, यही उसका चरित्र था। इस चरित्र का यही चरित्र जो है युद्ध का एक कारण बनता है। काफ़ी क्रोधी था वो, महत्वाकांक्षी था। सैनिक शक्ति का उसने काफ़ी विकास किया जर्मनी का। समझौते, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर समझौते को तैयार नहीं होता था। इंग्लैंड की मित्रता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कई बार उसने कहा हमारा जो भविष्य है समुद्र पर निर्भर है, चैन नहीं लूँगा मैं, जब तक चैन नहीं लूँगा जब तक मेरी जल सेना थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं हो जाती। ब्रिटेन की तटस्थता को उसने कायरता समझता था वह। ये जो उग्र और साम्राज्यवादी स्वभाव था, इसने विश्व को प्रथम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया। 8वां बिंदु है प्रेस की भूमिका। प्रेस की भूमिका को समझेंगे।
हम जानते ही हैं कि जनमत को बनाने में जो है इनकी प्रमुख भूमिका रहती है समाचार पत्रों की। उग्र राष्ट्रीयता, गुप्त संधियां, अस्त्र शस्त्र वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय जो मनोमालिन्य था, आपस में जो दुश्मनी थी, एक दूसरे के प्रति द्वेष था, तो इन चीज़ों को प्रस्तुत किया एक अलग ही तरीके से, जिससे लोगों में उत्तेजना बढ़ी और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना इन समस्याओं को कठिन हो गया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने केसर विलियम द्वितीय की आलोचना की। तो जर्मनी की जनता को बुरा लगा और इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगे। दूसरी ओर जर्मनी के समाचार पत्रों ने भी इंग्लैंड की जनता को क्रोधित कर दिया। ऑस्ट्रिया व जर्मनी में रूस के विरुद्ध शत्रुता की भावना बढ़ने के कारण रूस के समाचार पत्रों में लिखे गए उत्तेजक लेख थे। फ्रांस के समाचार पत्रों का प्रभाव फ्रांस जर्मनी संबंधों पर पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होने वाले बोर्स गजट ने बड़े अक्षरों में लिखा था, रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। इसे पढ़कर जर्मनी का सम्राट बहुत क्रोधित हुआ था। इतिहासकार एस.बी. फे इस बात से सहमत है कि समाचार पत्रों से युद्ध का वातावरण तैयार किया जा रहा था। विशेषतः जब इन सरकार का कोई नियंत्रण न हो। फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया व सर्बी के समाचार पत्रों में लिखे गए उत्तेजक व कटुतापूर्ण लेखों के कारण वहाँ की जनता एक दूसरे के विरुद्ध हो गई। किसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया। 1914 के ग्रीष्मकाल तक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो चुका था। तो ये हमने 4 बिंदु और देखे। अगली वीडियो में हम 9वां 10वां बिंदु देखेंगे, तात्कालिक कारण, और फिर रोकने के निरर्थक प्रयास, और फिर घटनाएं, फिर युद्ध के प्रभाव।